अब शुरू होने जा रहा है देश का सबसे बड़ा मुकदमा, आपकी अदालत, रजत शर्मा के साथ। नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। मौका है मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने का। सरकार की तरफ से जश्न मनाया जा रहा है। बड़े बड़े दावे हैं, अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन हैं, साथ ही विरोधी दलों के इल्जाम हैं, उनके बहुत सारे सवाल हैं, जनता के मन में बहुत सारे शक हैं, बहुत सारे शुबे हैं। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है एक खास शख्सियत को, जो नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज वेलकम भारत के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह। आमंत्रित कर रहा हूं आज के हमारे जज, जाने माने पत्रकार जवाहरलाल कौल को। जवाहरलाल कौल। और इससे पहले कि आज का मुकदमा शुरू करें, इल्जामात सवालात का सिलसिला शुरू करें, आज के जज जवाहरलाल कौल की इजाजत चाहेंगे आज की कार्रवाई शुरू करने के लिए। इजाजत। और इस इजाजत के बाद मैं पहला इल्जाम लगाऊं, इससे पहले एक नजर डालेंगे राजनाथ सिंह के पॉलिटिकल करियर पर। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत मिला। राजनाथ सिंह बीजेपी के अध्यक्ष थे। नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने में भी राजनाथ सिंह की अहम भूमिका थी। राजनाथ सिंह ने हर तरह के विरोध को दरकिनार करते हुए मोदी के नाम का ऐलान किया था। अब राजनाथ सिंह मोदी सरकार में नंबर 2 हैं, भारत के होम मिनिस्टर हैं। राजनाथ सिंह के पास अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में काम करने का अनुभव है। अटल जी राजनाथ सिंह को बहुत मानते थे। आज भी मोदी सरकार के बड़े फैसलों में राजनाथ सिंह की अहम भूमिका रहती है। राजनाथ सिंह उस कमेटी के मेंबर हैं जहां वो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार के हर बड़े अफसर की अपॉइंटमेंट करते हैं। हर चुनाव में राजनाथ सिंह भाजपा के स्टार कैंपेनर होते हैं। राजनाथ सिंह लंबे समय तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए पार्टी से संबंधित अहम फैसलों में उनकी राय हमेशा ली जाती है। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। वो लखनऊ से लोकसभा के मेंबर हैं और उत्तर प्रदेश की रग रग से वाकिफ हैं। इसलिए आने वाले यूपी के इलेक्शंस में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसीलिए मोदी सरकार के 2 साल का हिसाब देने के लिए राजनाथ सिंह से बेहतर और कौन हो सकता है। खुलकर अपनी बात कहने वाले राजनाथ सिंह से आज हम उनकी सरकार पर लगे हर इल्जाम पर सफाई मांगेंगे। तो मुकदमा शुरू होता है। आपकी अदालत में पहला इल्जाम भारत सरकार के गृह मंत्री राजनाथ सिंह पर। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह पर आरोप है कि ये बिना बात का जश्न मना रहे हैं। राजनाथ जी, इंडिया गेट पर हमने सेलिब्रेशन देखा, अमिताभ बच्चन को देखा, देश भर में सेलिब्रेशन हो रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता पूछ रहे हैं किस बात का जश्न मना रहे हैं? क्या दूध की नदियां बहने लगी हैं? क्या अच्छे दिन आ गए हैं? रजत जी, 2 वर्ष के पहले कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट 10 वर्षों तक इस देश में सरकार चलाती रही है। सारा देश इससे वाकिफ है कि विगत 10 वर्षों में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स माने आर्थिक सूचकांक जो है किस प्रकार से शीर्षासन करने लगे थे, और परिणाम यह हुआ कि लेस देन 6% जीडीपी की ग्रोथ रेट पहुंच गई थी। लेकिन 2 वर्षों के कार्यकाल में ही इस देश की जीडीपी की ग्रोथ रेट को 7.5% तक पहुंचाने का काम यदि किसी गवर्नमेंट ने किया है तो यह हमारी गवर्नमेंट ने किया है। नंबर वन। पिछली गवर्नमेंट के बारे में यानी कांग्रेस की गवर्नमेंट के बारे में आप जानते हैं कि बराबर कांग्रेस की गवर्नमेंट के ऊपर भ्रष्टाचार के
कई गंभीर आरोप लगे। भ्रष्टाचार के आरोप हम लोगों ने नहीं लगाए, सीएजी ने जो कुछ भी पॉइंट आउट किया है उस आधार पर उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। और शायद स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहला अवसर है कि किसी मंत्री को भी जेल की हवा खानी पड़ी थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासनकाल हो अथवा आज मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार चल रही है, 2 वर्षों का, भारत का ही नहीं दुनिया का कोई व्यक्ति उंगली उठाकर नहीं कह सकता है कि किसी भी मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। कांग्रेस लेडी यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में जो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट था, जो आर्थिक दुर्व्यवस्था थी, उसको हमने समाप्त किया है और देश की अर्थव्यवस्था को 2 वर्षों के कार्यकाल में ही हमने गति दी है, मोमेंटम दिया है। इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेतृत्व के साथ सरकार यानी कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही थी और उन प्राकृतिक संसाधनों की लूट को हमने रोका है। एक उदाहरण केवल देना चाहूंगा, उदाहरण बहुत सारे हैं, एक उदाहरण देना चाहूंगा। कोल माइंस का एलोकेशन कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट के शासनकाल में हुआ था और उस समय सीएजी ने पॉइंट आउट किया था कि इसमें लगभग 1.76 या 82 लाख करोड़ का यह घोटाला हुआ है। इसमें कोई स्कैम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए उस समय नहीं थी, घालमेल हुआ था। लेकिन हम लोगों ने 2 वर्ष के कार्यकाल में जो कोल माइंस का एलोकेशन गवर्नमेंट के आते ही किया है, उसका परिणाम यह हुआ है कि आज 2 वर्ष के अंदर ही अब 1.76 लाख करोड़ का यह घोटाला नहीं होगा, घाटा नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी, बल्कि 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का मुनाफा होने जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों की लूट भी हमने रोकी है और पूरे सिस्टम में जो ट्रांसपेरेंसी लानी चाहिए वह ट्रांसपेरेंसी लाने में भी हमने कामयाबी हासिल की है। इसलिए हम जश्न मना रहे हैं। जश्न मना रहे हैं, ठीक है, लेकिन विज्ञापन कुछ ज़्यादा नहीं हो रहे? एक चीफ मिनिस्टर ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए मोदी सरकार ने विज्ञापनों पर। देखिए, दिल्ली की एक छोटी सरकार, जबकि वो राज्य नहीं है बल्कि यूनियन टेरिटरी है, उसके विज्ञापन देखते हैं। चेन्नई में भी आपको उसका विज्ञापन देखने को मिलेगा। असम में भी, असम की बात छोड़िए, आप सिक्किम में चले जाइए, नागालैंड में चले जाइए, वहां भी आपके विज्ञापन देखने को मिलते हैं। सरकार तो केवल दिल्ली में है ना। और हमने पूरे साल भर विज्ञापन नहीं दिया है, 2 वर्ष पूरा हुआ है। देश की जनता में एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, एक विश्वास का भाव पैदा करने के लिए, अजय माकन ने कहा, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, रजत जी मैं कह रहा हूं, विश्वास पैदा करने के लिए कि देशवासियों, यह सरकार आपकी अपेक्षा के अनुरूप काम कर रही है और हमने क्या क्या किया है देश की जनता को अवगत कराने के लिए हम विज्ञापन दे रहे हैं। शोहरत जनता में हासिल करने के लिए हम विज्ञापन नहीं दे रहे हैं। लेकिन अजय माकन कह रहे हैं अब की बार विज्ञापन की सरकार। अब उनको कहने दीजिए, कुछ भ्रष्टाचार का वो आरोप लगा नहीं सकते, हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं। यह आरोप लगा नहीं सकते कि इस सरकार के कार्यकाल में इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट है। कांग्रेस के बड़े सारे नेता आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और उन्होंने जो सवाल किए थे, उन्होंने कहा ये किस बात का जश्न है? तो मैंने बतला दिया किस बात का जश्न है। क्या किसानों ने आत्महत्या बंद कर दी? देखिए, किसानों की आत्महत्या का सिलसिला लंबे समय से चला आ रहा है और मैं समझता हूं कि सबसे बड़ी विडंबना इसे मैं मानता हूं। मैं भी गांव का रहने वाला हूं, मैं बहुत ही साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ हूं। मैं भी किसानों के दर्द को समझता हूं। बहुत हालत बदतर है। कौन जिम्मेदार है? आजादी हासिल होने के बाद 55 वर्षों तक किसी एक राजनीतिक पार्टी ने इस देश में सरकार चलाई है तो उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। क्या 55 वर्षों में इस देश की तकदीर नहीं बदली जा सकती थी? 55 वर्षों के शासनकाल में इस देश की तस्वीर नहीं बदली जा सकती थी? किसानों के द्वारा होने वाली आत्महत्या को रोका नहीं जा सकता था? हालात इतने बदतर कर दिए हैं तो हमें 2 वर्ष क्या, कम से कम 5 वर्ष का समय तो दीजिए। 5 वर्ष का समय दीजिए, हम ऐसे हालात पैदा करेंगे कि
इस देश में आर्थिक तंगी के कारण किसान आत्महत्या करने को मजबूर नहीं होगा, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री ने यह फैसला किया है और यह घोषणा की है कि 2022 आते आते हम देश के सभी किसानों की आमदनी आज जितनी है हम उसकी दोगुनी कर देंगे। जिन कारणों से किसान को आत्महत्या करना पड़ता है, उन सारे कारणों का हम निवारण कर रहे हैं, उसे समाप्त कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार एक ऐसी फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जारी की गई है कि पहले यह होता था कि 20% तक ही जो क्षति आपकी होती है उसका इंश्योरेंस, उसका बीमा की धनराशि आपको मिलेगी। कैपिंग हम लोगों ने समाप्त कर दिया। प्रीमियम जो बीमा का देना पड़ेगा किसान को केवल 1.5%, 2%। शेष सारा सब कुछ जो वहन करेगी सरकार वहन करेगी। और इतना ही नहीं, हम लोगों ने कह दिया अब बीमा की राशि पर कोई कैपिंग नहीं होगी, जितना नुकसान होगा उतना पैसा मिलेगा। और केवल खड़ी फसल नुकसान होने पर ही पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि फसल पड़ी हुई है तब भी उसका पैसा मिलेगा। लेकिन चुनाव में आपने वादा किया था किसान को कॉस्ट प्लस 50% मिलेगा, ये सपोर्ट प्राइस मिलेगा। हम बढ़ रहे हैं, तेजी से उसी दिशा में बढ़ रहे हैं, और हो सकता है कि आगे जाकर कहीं उससे अधिक न मिल जाए। इस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट नहीं किया जा सकता। बढ़ रहे हैं उसी दिशा में। और कांग्रेस ने यह भी सवाल पूछा, उन्होंने कहा जश्न तब मनाते जब काला धन वापस आ जाता, जब लोगों के खाते में 15-15 लाख आ जाते। यह नहीं कहा था कि 15-15 लाख रुपया सबके खाते में डाल दिया जाए। इतनी धनराशि काले धन के रूप में पड़ी हुई है कि यदि हर परिवार के मैं समझ खाते में शायद 15-15 लाख रुपया भी पहुंच सकते हैं, यह बात थी। उसका एक नजीर था, उदाहरण था। अब उसका ये थोड़ा कि सबके, किसी ने नहीं ये कहा कि आप सबके खाते में 15 लाख रुपया डाल देंगे। आप मेरा कोई स्टेटमेंट दिखलाइए, क्योंकि पार्टी का अध्यक्ष जिस समय लोकसभा का चुनाव हो रहा था मैं था। अब कांग्रेस के लोग तो मैं समझता हूं कि पार्टी के अध्यक्ष के स्टेटमेंट को ही देखा जाना चाहिए। इलेक्शन मैनिफेस्टो भी तैयार यदि कोई कराने का काम करता है, यदि किसी की लीडरशिप में तैयार होता है तो वह नेशनल प्रेसिडेंट की लीडरशिप में तैयार होता है, हमारी लीडरशिप में। लेकिन ये तो आपने वादा किया था मैनिफेस्टो में कि नौजवानों को रोजगार दिया जाए। बिल्कुल सच है। तो कितना, देखिए जो फिगर्स दिए 2009 में कांग्रेस सरकार थी 12 लाख लोगों को रोजगार मिला था और 2015 में 1.34 लाख। बताइए कैसी विडंबना है ये कांग्रेस का ना। हाँ, ये उन्होंने कहा कि उनके राज में एक साल में 12 लाख और 2015 में 1,34,000। यह सच है। कोई सरकार सभी नौजवानों को, पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं दे सकती, चाहे कोई सरकार आ जाए। लेकिन हां, हमारा नौजवान कम पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, सबके अंदर कोई ना कोई की स्किल होती है, कोई हुनर होता है। जरूरत है उस हुनर को विकसित करने की, स्किल डेवलपमेंट की, ताकि वह नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो सके, कोई ना कोई अपनी रोजी रोटी की व्यवस्था कर सके, कोई रोजगार खड़ा कर सके। तो हम लोगों ने यह सिलसिला सारे देश भर में प्रारंभ किया है। और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं, ऐसे लगभग वह संख्या करोड़ से ऊपर पहुंच चुकी होगी जिन लोगों के हाथों को रोजगार मिला है। और करोड़ नहीं, 3 करोड़ से अधिक, एग्जैक्ट फिगर हमको याद नहीं है, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से लोगों ने मुद्रा बैंक से लोन लिया है। हम लोगों ने कहा नौजवानों को कि महीने, 2 महीने, 3 महीने की ट्रेनिंग करके अपने अंदर स्किल डेवलप करो, हुनर पैदा करो। मैं जानता हूं केवल हुनर पैदा करने से वो रोजगार नहीं खड़ा कर सकता। वह सरकार से ये पूछेगा कि हमको रोजगार खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहां से मिलेगा। तो उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार ने की, हमारे प्रधानमंत्री ने की कि मुद्रा बैंक की व्यवस्था कर दी कि मेरे नौजवानों 10,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक जो भी कर्ज आप लेना चाहते हो, कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो आप मुद्रा बैंक से आप कर्ज ले सकते हो और अपना रोजगार तुम खड़ा कर सकते हो। यह भी व्यवस्था हमारी सरकार ने, और इससे अधिक भी 50 लाख तक का भी लोन प्राप्त हो सकता है। यह सकता है। लेकिन कांग्रेस का आरोप तो यह है कि ये सब बातें बहुत हैं, मोदी जी भाषण बहुत देते हैं, हर 45 घंटे में एक भाषण उन्होंने दिया है, लेकिन ग्राउंड पर कुछ नहीं दिखा। नहीं, वो इसलिए देते हैं क्योंकि उनके लिए, बोलने के लिए उनके पास मटेरियल होता है, कहने के लिए कुछ होता है। जिसके पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं, जिसके पास कहने के लिए कुछ होगा ही नहीं, वो क्या बोलेगा। देखिए, कल से जाकर नॉर्थ ईस्ट के लोग पहले अपने को उपेक्षित महसूस करते थे। आज वह नॉर्थ ईस्ट हमारे प्रधानमंत्री गए हैं, कल से गए हैं, रात गुजारी है मेघालय में,
और मैं देख रहा था आपके ही टेलीविजन इंडिया टीवी चैनल पर ही मैं देख रहा था कि उस समय आदिवासी बहनों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, बातचीत भी कर रहे हैं, नगाड़ा भी बजा रहे हैं, नगाड़ा भी थोड़ा बजा डांस रहे हैं। भी कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली में कम मुस्कुराते हैं, हैं? दिल्ली में जरा टेंस दिखते हैं। मैंने काम का बोझ होने पर स्वाभाविक है। देश के हालात जिस प्रकार से कांग्रेस ने बना रखे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री केवल मुस्कुराने के लिए नहीं बने हैं। प्रधानमंत्री बने हैं तो काम करने के लिए बने हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि मुस्कुराते रहते हैं, चाहे दुनिया बाढ़ में जाए कोई फर्क नहीं। ये भी कहा कपिल सिब्बल ने कि मोदी जी की सरकार से 2 साल में कोई खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के जो मंत्री हैं बड़े बड़े, वो भी खुश नहीं है। ये कैसे मालूम हुआ उनको? अब खैर मजबूरी है उनकी, अब सचमुच तरस आती है उनके। वैसे रजत जी वो हमारे पॉलिटिकल अपोनेंट हैं, कुछ ना कुछ तो आरोप लगाना चाहिए ना उनको। भ्रष्टाचार का आरोप लगा नहीं सकते, देश की विकास की गति अवरुद्ध हो गई है आरोप लगा नहीं सकते हैं, देश में आर्थिक कुप्रबंधन है यह आरोप लगा नहीं सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है इस पर भी आरोप लगा नहीं सकते हैं। तो क्या लगाएंगे? यही सब लगाएंगे। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। अब ये बड़ा इल्जाम आपकी सरकार पर लगता है। नारा तो दिया था सबका साथ सबका विकास, अच्छा नारा है, बहुत अच्छा। लेकिन हरियाणा के केवल चीफ अच्छा ही मिनिस्टर नहीं, मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि वही मुसलमान भारत में रह सकते हैं जो गौमांस खाना छोड़ देंगे। नहीं, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता। लेकिन जब अखलाक की बीफ घर में रखने पर हत्या चाहे हुई, हिंदू तो है ही, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, जो भी भारत माता की कोख से पैदा हुआ है और भारत की मिट्टी की में खेल कूद कर बड़ा हुआ है, सभी भारत के नागरिक हैं, सभी भारत माता के पुत्र हैं। सभी को साथ रहना है, सभी को साथ काम करना है और सभी को साथ आगे बढ़ना है और सभी को साथ रहकर देश को आगे बढ़ाना है। लेकिन राजनाथ जी, वो अखलाक भी तो भारत का ही बेटा था ना, जिसके घर पर बीफ रखने की अफवाह फैली और पीट पीट कर उसको मार डाला। जो भी ये घटना हुई है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूं भारत में इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। भारत के संस्कृति और भारत की परंपराओं के बारे में जिसको भी जानकारी होगी वो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराध किसी भी सूरत में नहीं करेगा। भारत एक ऐसा देश है, भारत के ऋषि और मनीषी इतने बड़े मन के थे, इतने बड़े मन, विशाल मन के थे, जिन्होंने केवल भारत की सीमा में ही रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरी विश्व में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश यदि किसी दुनिया के देश की धरती से गया है तो रजत जी हमारे और आपके देश भारत की धरती से ही गया है, सारे विश्व में, दुनिया की किसी देश से गया। इसलिए भारत की इस परंपरा को, भारत की इस विरासत को, भारत की स्थाति के महत्व को समझना चाहिए सबको। एक परंपरा का मैसेज है और एक घटना का मैसेज है। ऐसी घटना जिसके बाद में आपकी सरकार के मंत्री महेश शर्मा कहें ये एक हादसा था। नहीं, उन्होंने कंट्राडिक्ट किया था। डॉक्टर महेश शर्मा ने बाद में उस संबंध में अपना क्लैरिफिकेशन दिया था। और ऐसी घटना और इस क्यों मैं यह बात कह रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर महेश शर्मा से हमारी उस समय बातचीत हुई थी, मैंने पूछा था। और ये बात इसलिए ज्यादा बढ़ी कि लोगों को लगा प्रधानमंत्री ने कई हफ्तों तक इस पर कुछ नहीं कहा। देखिए, प्रधानमंत्री हर स्टेटमेंट पर बोलेगा नहीं। प्रधानमंत्री के बाद मैं जिम्मेदारी संभाल रहा हूं गृह मंत्री के रूप में इन सब सारे मामलों में। लेकिन बड़ी घटना थी। नहीं, बड़ी घटना थी। नफरत पैदा करने वाली और हिंसा पैदा करने वाली कोई भी यदि घटना हो तो उसे बड़ी ही मानना चाहिए। और आपने देखा होगा कि उसके बाद मेरा स्टेटमेंट आया था। इधर उधर की जो बयानबाजी होती है उस पर भी किसी का स्टेटमेंट आया था, तो मेरा स्टेटमेंट आया था। देखिए, इधर उधर के बयानबाजी वाले करने वालों की तो कमी नहीं है। गिरिराज सिंह भी सरकार में मंत्री हैं, साक्षी महाराज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, निरंजन ज्योति जिन्होंने
राम और हराम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, रामजादे और हरामजादे का। ऐसे सारे बयानों लेकिन आपने ने देखा होगा कि संसद में उन्होंने खेद भी व्यक्त किया है। हाँ, खेद भी लेकिन व्यक्त किया। अब एक बार थप्पड़ मार दिया उसके बाद खेद, इसका मैसेज तो अच्छा नहीं गया। इंसान है, इंसान कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि जिंदगी में हमसे कोई गुस्ताखी नहीं होगी, कोई गलती नहीं होगी। गलतियां हो सकती हैं, चूक हो सकती है, लेकिन उसके लिए वो क्षमा याचना करता है, अपलोजाइज करता है। तो हमारे देश में तो कहा गया है कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। बराबर बड़े लोगों को क्षमा करना चाहिए। तो क्षमा कर दिया तो फिर उसके बाद मैं समझता हूँ उसकी चर्चा ही अब बंद होनी चाहिए। लेकिन क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, ये कम से कम पाकिस्तान पर तो लागू मत करिए। वो उत्पात करता रहता और मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान की ओर बेहतर रिश्ते बनाने के लिए अपने हाथ बढ़ाए थे और जिस दरिया दिली से हाथ बढ़ाए थे, पाकिस्तान को जिस रूप में रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, उसका जवाब देना चाहिए था, जिस रूप में पाकिस्तान ने नहीं दिया। राजनाथ जी, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनाव के पहले मोदी जी कहते थे पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद होना चाहिए। अब लव लेटर तो छोड़ दी, वो जाके गले मिल लिए नवाज शरीफ से उनके घर पे। देखिए, एक बार नई सरकार बनी थी, नई सरकार को मैक्सिमम इफर्ट्स जो अपनी तरफ से होने चाहिए थे अपने पड़ोसी देशों के साथ रिश्ते बनाने के लिए, वह सारे इफर्ट्स, सारे प्रयास हमारी नई सरकार के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा किए जा रहे हैं। सारे विफल हो जाएंगे तो फिर देखेंगे क्या करना। प्रधानमंत्री तो चले गए, लेकिन मेरा विश्वास है कि सारे हमारे प्रयास से विफल नहीं होंगे, सभी देशों के साथ विफल नहीं होंगे। राजनाथ जी, प्रधानमंत्री तो शादी में चले गए नवाज शरीफ के यहाँ, लेकिन थोड़े दिन बाद उन्होंने यहाँ 4 बाराती भेज दिए पठानकोट एयरबेस में। वही तो मैंने यही बात तो कही, मैंने यही तो कहा। हमने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, हमने पड़ोसी के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए भरपूर कोशिश की है, लेकिन पड़ोसी को जिस प्रकार से रिस्पॉन्ड करना चाहिए था, हमारे पड़ोसी पाकिस्तान ने उस तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया है। तो अब तो ये तो मैं कह रहा हूं, अब तो उसको उसकी भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन उस भाषा में जो जवाब देना चाहिए उस संबंध में भाषण नहीं दिया जा सकता है। भाषण हम नहीं दे सकते, भाषण नहीं दे सकते। नहीं, भाषण मत दीजिए, कुछ करके दिखाइए। भाषण नहीं देंगे, अब आप समझ जाइए, भाषण नहीं देंगे। देखिए, लोग तो ये कहते हैं कि मोदी जी की बहुत दोस्ती है ओबामा से, अमेरिका के प्रेसिडेंट से, उनसे कुछ सीखें। देखिए, मोदी जी हमारे एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि उन्होंने विश्व के सभी देशों के साथ बेहतर रिश्ते बनाने की अपनी कोशिश की है। लेकिन ओबामा से ये तो सीखें, ओसामा बिन लादेन को उनके घर में घुस के मारा, थोड़े दिन पहले मुल्ला मंसूर को उसके घर में घुस के मारा। किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, सब सीखा सिखाया है मामला। अभी आपका ही चैनल तो एक घटना के बारे में दिखा रहा था। हाँ, म्यांमार में जरूर घर में घुस के मारा है, बॉर्डर पर। चलिए, आप कहें सरहद पर। नहीं, और 2 बार ये ऑपरेशन हुआ है। मैं साइलेंट हूं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि यही ऑपरेशन पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में क्यों नहीं हो सकता, जहां कैंप चलते हैं, जहां से आतंकवादी तैयार करके भारत में भेजे जाते हैं। अब इस संबंध में मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये तो बताएंगे कि लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि अपने सभी पड़ोसियों के साथ रिश्ते बेहतर हों। हमारे नेता, हमारे प्रेरणा के स्रोत आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते थे, याद रखना, दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलते। इसलिए पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। तो हमारी कोशिश है कि हम पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखें। लेकिन राजनाथ जी, ये कैसा पड़ोसी है? 26/11 के गुनहगार खुलेआम घूमते हैं, आज भी भारत के खिलाफ आग उगलते हैं, आज भी प्लान करके यहाँ पर आतंकवादियों को भेजते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दाऊद इब्राहिम वहाँ रहता है, उसका पता भी मालूम है, उसका घर भी मालूम है, टेलीफोन नंबर भी मालूम है। मैं अभी आपकी अदालत के इस कार्यक्रम के माध्यम से भी पाकिस्तान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान इन आतंकवादी गतिविधियों को रोके। और मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ, यदि पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को रोकना चाहता है और पाकिस्तान के पास इन आतंकवादी गतिविधियों को रोकने की कुवत नहीं है, तो उसे भारत का भी सहयोग प्राप्त करना चाहिए।
ताकि आतंकवादियों की गतिविधियों को रोका जा सके। वह चाहे तो कर सकता है, वह चाहे तो विश्व के अन्य देशों का भी सहयोग प्राप्त कर सकता है, लेकिन उसकी नियत और ठीक होनी आतंकवाद चाहिए। का संकट केवल भारत के लिए ही चुनौती नहीं है, आतंकवाद का संकट सारे विश्व के लिए चुनौती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि हमारे प्रधानमंत्री की यात्रा जिन भी देशों में हुई है, वहाँ के सारे राष्ट्राध्यक्षों के साथ उन्होंने कहा कि सारी इंटरनेशनल कम्युनिटी को, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए ऑन बोर्ड होना पड़ेगा, यानी एकजुट होना पड़ेगा। देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देता हूँ, देश की जनता को मोदी जी से उम्मीद है, क्योंकि चुनाव के दौरान वो कहते थे 56 इंच का सीना चाहिए पाकिस्तान को ठीक करने के लिए। नहीं तो कम नहीं हुआ है। कम नहीं हुआ है। मैं होम मिनिस्टर हूं, अंदर की बात जानता हूं, आज भी मेरे पास है। कम नहीं हुआ है, किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तो थोड़े दिन बाद कुछ नज़ारा देखने को मिलेगा। बस इतना ही कहना चाहूंगा, वो 56 इंच का सीना है, 1 इंच भी नहीं कम हुआ है, 1 इंच भी कम नहीं। ये बताइए कि मंत्रिमंडल में मुझसे बेहतर प्रधानमंत्री को कौन जानेगा। जनता से पूछते हैं, जो लोग इस सवाल के बारे में कोई पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान के रिश्तों के बारे में कोई सवाल पूछना चाहते हैं। आतंकवाद जी जो हमारे देश को पनपने नहीं दे रहा है, जी अगर हम काबू पा जाएं तो हमारी सरकार के नंबर जी जो कल टीवी पर दिखाए गए थे जी वो बहुत बढ़ सकते हैं। आप आंकड़े उठाकर इस समय देख लीजिए। पहले पाकिस्तान की तरफ से जो इन्फिल्ट्रेशन भारत में आतंकवादियों का होता था, विगत 1.5-2 वर्षों के अंदर ही, क्योंकि बॉर्डर की सुरक्षा ये मंत्रालय मेरे पास है, उसमें 50 से लेकर 52% तक की कमी आ गई है। 2 वर्ष के अंदर 52% की कमी आई है। दूसरी चीज, चाहे आतंकवाद की घटना हो, माओवाद की घटना हो अथवा उग्रवाद की घटना हो, और मैं तो कहूंगा सारा देश जो हमारी बात सुनेगा, यदि किसी को लगे कि कहीं मैं गलत बोल रहा हूं तो वह मुझे पॉइंट आउट भी कर सकता है, मुझे बतला सकता है। विगत 8-10 वर्षों में आतंकवाद, उग्रवाद और माओवाद यह इस समय लोवेस्ट पॉइंट पर है, लोवेस्ट पॉइंट पर है। पहले हमारे सुरक्षाकर्मी माओवादी घटनाओं में भी बड़ी संख्या में मारे जाते थे, आज उनकी संख्या बहुत ही कम हो गई है, बहुत ही कम हो गई है। और वह क्या कर रहे हैं उसके बारे में मैं बहुत खुलकर नहीं बोल सकता हूं। लेकिन राजनाथ जी, आप ये तो जानते हैं कि पाकिस्तान शैतानी से बाज नहीं आएगा। उसके बावजूद आईएसआई के लोगों को इनवाइट किया, आइए पठानकोट एयरबेस पे हमारी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए। देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जिस हद तक हम लोग कोशिश कर सकते थे वो हमने करने की कोशिश की है। अंतर्राष्ट्रीय जगत को हमने मैसेज दिया है, इंटरनेशनल कम्युनिटी को हमने मैसेज दिया है कि हम अपने हर पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं। और यह मैसेज देने का परिणाम क्या हुआ है कि आपने देखा कि अमेरिका ने भी आज कहा है कि पाकिस्तान जो कुछ भी पठानकोट में हुआ है और जो कुछ भी आतंकवादी वारदातें भारत के अंदर हो रही हैं, उसकी जांच में पाकिस्तान तुम सहयोग करो। यह एक दुनिया के शक्तिशाली देश अमेरिका ने किया है। मैं समझता हूं हमारी ही रणनीति का यह परिणाम है कि अमेरिका यह कहने को मजबूर हुआ है। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनकी सरकार टकराव की राजनीति कर रही है। ये बड़ी शिकायत है आपके विरोधी दलों की। चुनाव जीतने के बाद मोदी जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि सबको साथ लेकर के चलेंगे, सारे विरोधी दलों का भी सम्मान करेंगे। लेकिन जब फिर से चुनाव आते हैं, फिर नारा लगाते हैं कांग्रेस मुक्त भारत। खत्म कर देंगे विरोधी दलों को क्या? नहीं, खत्म तो नहीं करना चाहिए, खत्म होते जा रहे हैं तो करें क्या। आपने देखा कि लगभग मैदानी क्षेत्रों से कांग्रेस लगभग पूरी साफ हो गई है। अब इस समय जो कुछ हमारे जो पहाड़ी राज्य हैं वहीं पर दुबकी हुई है कांग्रेस। लेकिन आगामी विधानसभा का चुनाव होगा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस लेकिन वहां से क्या मोदी सरकार के राज में विरोधी दलों के लिए, उनकी बात के लिए कोई जगह नहीं है? नहीं, पूरी जगह है, तो बोलते क्यों नहीं है? बराबर लंबे समय तक हाउस तो एडजर्न कराते रहे हैं, अभी तो अपना काम कर ही रहे हैं। अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं विरोधी दल के नेता लोकसभा में, उन्होंने एक शेर पढ़ा। उन्होंने कहा कि विरोधी दल की बात नहीं सुनते मोदी जी। उन्होंने कहा, या रब वो न समझे हैं न समझेंगे मेरी बात।
भगवान से कह रहे हैं यार अब वो ना समझे हैं ना समझेंगे मेरी बात, दे उनको दिल और जो न दे मुझको जुबां और। पता नहीं क्या है कैसा उनका से उनका समझ गए तुम लोग ऐसे। उनका कहने का मतलब अगर हमें और जबान नहीं दे सकते मोदी जी का दिल थोड़ा बड़ा हो जाए सुनने के लिए। नहीं, आप ही ने कहा कि सीना 56 इंच का है, तो सीना 56 इंच का है तो दिल तो बड़ा होगा ही। राजनाथ जी अपनी ही बात को हमारे ये पॉलिटिकल अपोनेंट्स क्यों कंट्राडिक्ट कर रहे हैं? उसको ऐसा बड़ा दिल है कि कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को अरुणाचल में गिरा दिया? नो, नहीं। चाहे अरुणाचल हो चाहे उत्तराखंड हो, जो भी वहां संकट पैदा हुआ है वह कांग्रेस का अंदरूनी संघर्ष था। वहां पर डिवीजन हुआ है, विद इन द कांग्रेस हुआ है। और आपने देखा कि यहां पर उत्तराखंड में भी जिस समय एप्रोप्रिएशन बिल पेश हुआ था और उस पर मतदान होना था, तो कांग्रेस जो सत्ताधारी दल है उत्तराखंड में, उसी के 9 विधायकों ने खड़े होकर अपनी ही सरकार का विरोध किया, उसके विरोध में मतदान करने को तैयार। अब विरोध किया या उनसे करवाया? देखिए, अब ये तो आप किसी के ऊपर भी आरोप लगा सकते हैं, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों आप इसको क्यों नहीं मानते कि यह कांग्रेस का अंदरूनी संकट? कांग्रेस ये आरोप तो अमित शाह पर लगाते हैं, बीजेपी के ये बताइए, केवल ये कराने से ही यदि सब कुछ होता तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी अब तक पता नहीं कब की ही सत्ता में आ गई होती इस देश में। ऐसा नहीं है। आपको नहीं लगता कि उत्तराखंड में जो हुआ वो एक रणनीति थी, वो गलती थी? नहीं। बाद में हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से सुनना पड़ा? नहीं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का, चाहे उत्तराखंड हो अथवा अरुणाचल प्रदेश हो, कहीं पर कोई भूमिका नहीं थी। हाँ, अरुणाचल प्रदेश में जब डिवीजन हो गया कांग्रेस में और एक बड़ा धड़ा 2/3 मेजॉरिटी जब बाहर हो गई, उन्होंने सहयोग मांगा भारतीय जनता पार्टी का कि हमको समर्थन करिए तो हम सरकार बना सकते हैं। तो ठीक है, हमारा जो मेन पॉलिटिकल अपोनेंट है उससे अलग हुआ कोई धड़ा नेता चुन रहा है, सरकार बनाना चाहता है, तो हमने उसको समर्थन दे दिया कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर। तो क्या अपराध किया? ये तो होता ही है। लेकिन राजनाथ जी, ये सच नहीं है कि कहीं भी विरोधी दल खड़े ना हो पाए, इसकी कोशिश बार बार आपकी सरकार और आपकी पार्टी करती रहती है? ऐसा नहीं, ये नहीं कर सकते। हम लोग हेल्दी डेमोक्रेसी की वैल्यूज में विश्वास करने वाले लोग हैं। हर जगह टकराव है। हैदराबाद में छात्रों ने आवाज उठाई, एबीवीपी के लोगों ने शिकायत की, आपकी सरकार के मंत्री ने पत्र लिखा, एक्शन हुआ, स्टूडेंट्स को हॉस्टल से निकाल दिया गया। एक छात्र रोहित ने आत्महत्या कर ली। नहीं, देखिए, हॉस्टल से हम लोगों ने नहीं निकाला था, वो तो उसके बारे में वहाँ का जो कैंपस का, यूनिवर्सिटी का जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिसीजन लिया था। सरकार की तरफ से कोई निर्देश नहीं गया था किसी छात्र को आप हॉस्टल से बाहर निकालिए, क्योंकि कैंपस का एडमिनिस्ट्रेशन तो वाइस चांसलर चलाता है और सामान्यतः हर विश्वविद्यालय की एक अपनी ऑटोनॉमी होती है, स्वायत्तता होती है, उसमें मंत्री हस्तक्षेप नहीं कर सकता, सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। लेकिन इंप्रेशन तो ये क्रिएट हुआ कि दलित छात्रों की विरोधी, इंप्रेशन लोगों ने क्रिएट करने की कोशिश की, गलत तरीके से कोशिश की, लोगों ने किया या आपने भी? अब जेएनयू के स्टूडेंट्स का उदाहरण ले लीजिए, देशद्रोह का मुकदमा स्टूडेंट्स के खिलाफ। क्या बात है। यहां सारे इतने नौजवान बैठे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, जिस भारत में पैदा हुए हैं, जिस भारत माता की कोख से पैदा हुए हैं, जिस भारत की मिट्टी की धूल में खेल कूद कर यह सब सारे बड़े हुए हैं, क्या किसी के द्वारा यह नारा लगाया जाए भारत को बर्बाद कर देंगे, भारत को तोड़ देंगे, और भारत के बारे में अब शब्दों का प्रयोग किया जाएगा? क्या इनमें से कोई नौजवान उसे बर्दाश्त करेगा? लेकिन कैसे भारत के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, यह नारा लगे, कैसे कोई बर्दाश्त करेगा? लेकिन उनका कहना है उन्होंने नारे नहीं लगाए थे, डॉक्टर वीडियो था, जिन्होंने लगाए थे वो तो भाग गए और सीधे साधे बच्चों को पकड़ लिया। उन लोगों की प्रेजेंस में लगाए, उसी जमात में खड़े थे, यदि बाहर के थे तो। अब क्या था, कैसा था, अब इस संबंध में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, ये दिल्ली पुलिस अपना जो कोई भी कार्रवाई करनी होगी करेगी, हम उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहते। लेकिन राजनीतिक तौर पर आपको नहीं लगा कि जेएनयू के प्रेसिडेंट कन्हैया कुमार को हीरो बना दिया जेल भेज के? हीरो कौन बना, कौन जीरो बना, ये तो उस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना। जिस तरह की घटनाएं पटियाला हाउस कोर्ट में हुई, जहां पर, लेकिन बस इतना ही कहना चाहूँगा कि भले ही कोई इसे बर्दाश्त कर ले, लेकिन भारत माता के टुकड़े टुकड़े करने के लिए नारे लगेंगे तो कम से कम, भारत माता के मुर्दाबाद के लिए नारे लगेंगे तो कम से कम राजनाथ सिंह इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी सहन शक्ति हमारे अंदर।
जनता से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, आपने कहा कि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देश है। नहीं, सर, एक शक्तिशाली देश, एक शक्तिशाली देश है। सर, आप भारत को अमेरिका से आगे कब ले जा रहे हैं? बस उसी दिशा में आगे बढ़ रहे ऐसा हैं। होगा कि हमारी आगे आने वाली जनरेशन कब ये देख पाएंगी कि अमेरिका के लोग वीजा के लिए लाइन में खड़े हों? ऐसा कब होगा सर? एक डेट मैं आपसे जानना चाहती हूँ। वैसे हमारी भी यह दिली ख्वाहिश है कि भारत एक सुपर पावर बने। हमारी भी यह दिली ख्वाहिश है कि भारत भी एक सुपर इकोनॉमिक पावर बने। लेकिन यदि हम सुपर पावर बनना चाहते हैं तो सबके ऊपर, दुनिया के सारे देशों के ऊपर रुतबा गालिब करने के लिए नहीं बनना चाहते हैं, बल्कि हम सारे देशों को विश्वास में लेकर और सारे देश विकसित हों, सारे देश धनवान बने, किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश में कोई संकट न हो, उसमें जो भी हम अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं वो हम अहम भूमिका निभाना चाहते हैं। इसलिए हम सुपर पावर बनना चाहते हैं। राजा जी, उन्होंने पूछा कि सुपर पावर कब तक बनेंगे, अच्छे दिन कब आएंगे? अभी तो 2 ही साल गुजरे थे रजत जी ना। अब आप 55-60 साल तो कांग्रेस ने गंवा दिया इस आज़ाद भारत के। अब 2 साल का समय दिया, कम से कम 5 से लेकर 10 साल तक का समय हमको तो मिलना चाहिए। और मैं कहता हूं 5 साल में भी वह ट्रेंड न दिखाई दे तो देश की जनता हमको सत्ता से बाहर कर सकती है। ट्रेंड 5 साल में पूरा कोई ये नहीं कह सकता कि टर्न अराउंड हो जाएगा, मैंने पूरा, लेकिन 5 साल में परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसका एहसास लोगों को हो जाएगा कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। यह एहसास अभी से होना प्रारंभ हो गया है और आगामी 3 वर्षों में और लोगों को इसका एहसास हो जाएगा। ये अच्छी बात है कि आपकी सरकार ने 2 साल पूरा होने पर हिसाब दिया और आप कह रहे हैं कि 5 साल पूरा होने पर पूरा हिसाब देंगे, तो हम आपसे हिसाब लेते रहेंगे। यानी हिसाब देने को हम बराबर तैयार हैं। और मैं 5 साल गुजर जाते थे तब भी कोई, पहले राजनीतिक पार्टियां जनता को हिसाब नहीं देती थी, अब हर साल हम जनता को अपना हिसाब देने के लिए जाते हैं, सार्वजनिक सभाएं करते हैं, मीडिया में जाते हैं। आपकी अदालत में होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह पर आरोप है कि इनकी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। सबसे बड़ा इल्जाम कांग्रेस का यह है कि आपकी सरकार सोनिया गांधी के खिलाफ, राहुल गांधी के खिलाफ, चिदंबरम के खिलाफ बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए तरह तरह के केसेस खड़े कर रही है। जैसे इशरत जहां का केस, पार्लियामेंट में आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि इशरत को लश्कर तैयबा का ऑपरेटिव बताया, ये जो हलफनामा था वो सोनिया गांधी के इशारे पर बदला गया। और आज ये खबर हमें मिली है, जो कुछ भी दस्तावेज में है उसी आधार पर जो अदालत को कार्रवाई करनी होगी करेगी। और मैं संसद में भी बतला चुका हूं, इशरत जहां से जुड़े हुए कुछ ऐसे दस्तावेज जो कि गृह मंत्रालय की फाइलों में होने चाहिए थे वह उपलब्ध नहीं है, और उसकी जांच करने के लिए मैंने एक कमेटी भी बना रखी है। कमेटी की रिपोर्ट भी अब जल्दी आने वाली है। कौन दोषी है कौन नहीं है इसका आप कह रहे खुलासा कि हो फाइलें गायब कर दी थी उन्होंने? कुछ चीज़ें कुछ गायब हैं, कुछ पेपर्स गायब, मिसिंग हैं, जो होने चाहिए थे वो नहीं है। आपके जो सहयोगी मंत्री हैं, और एफिडेविट भी हम लोगों ने नहीं बदली थी। एफिडेविट में जो कुछ भी चेंजेज हुए थे वो कांग्रेस के समय ही हुए थे, कांग्रेस के लोगों ने किया था। हाँ, लेकिन किरण रिजिजू ने ये कहा कि यूपीए और एमएचए मिलकर काम कर रहे थे, लश्कर तैयबा के साथ यूपी की सरकार मिली हुई थी। क्या बात, नहीं उस समय की बात जी नहीं, फिर भी मैं ऐसा नहीं मानता कि एमएचए होम मिनिस्ट्री जो है मिलकर काम करेगी, नहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूं। बल्कि मैं यह मानता हूं कि हो सकता है कि किसी ने राजनीतिक कारणों से कुछ उसमें इधर उधर करने की कोशिश। पार्लियामेंट में सोनिया गांधी का नाम लिया था कि उनके इशारे पर एफिडेविट बदला गया। किसने किया था? हमने नहीं कहा था। अनुराग ठाकुर आपकी पार्टी के सीनियर एमपी हैं, उन्होंने कहा था। ठीक है, वो जानकारी उनके पास जो होगी उस आधार पर उन्होंने कुछ कहा होगा। और आज जो रिपोर्ट मेरे पास आई है, इसके इशारे पर हुआ, क्या हुआ? देखिए, मैं व्यक्तिगत इल्जाम सामान्यतः मैं किसी के ऊपर लगाना न लगाता हूं और न लगाने में मैं विश्वास करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं उस मामले को, इशरत जहां के मामले को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की गई है, उसका राजनीतिकरण करने की कोशिश की गई है। और मेरा मानना है कि आतंकवाद जैसे सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आतंकवाद भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए एक बड़ी चुनौती है,
उसका मुकाबला करने के लिए सारे भेदभावों से ऊपर उठकर सारे देश को और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को एकजुट होना चाहिए। राजनाथ जी, इल्ज़ाम तो उल्टा है। इल्ज़ाम तो ये है कि आप लोगों ने, आपकी सरकार ने राजनीतिकरण किया। आरटीआई की इंक्वायरी मांगी गई होम मिनिस्ट्री से, उनसे पूछा गया क्या इसमें सोनिया गांधी का ये था। आरटीआई ने इंफॉर्मेशन दी है, एमएचए ने रिप्लाई दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का कहना है कि सोनिया गांधी ने इस मामले में इंटरफेयर नहीं किया। ये आज के अखबार में छपी हुई खबर। ये कब की है? आज की। मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं है। अब देखिए, मैंने आपको नई जानकारी दे दी। अब पूरी आरटीआई की रिपोर्ट देखने के बाद और मैं कहता हूं कि मान लीजिए, मैं ये आरोप नहीं लगाना चाहता किसी के ऊपर, सोनिया जी के ऊपर तो किसी के ऊपर मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि किसी ने हस्तक्षेप भी किया होगा तो क्या फाइल में दर्ज होगा कि हस्तक्षेप किया है? तो आरटीआई कहां से जानकारी? ऐसा नहीं होता। अब क्या है आरटीआई? पहले मैं आरटीआई के में जो कुछ भी प्राप्त हुआ है उसकी जानकारी हासिल लेकिन ये तो करने के सच है बाद कि ही सरकार बदलने के साथ आतंकवादियों की परिभाषा बदल गई। इशरत जहां पिछली सरकार में इनोसेंट थी, इस सरकार ने उसको लश्कर तौबा वैसे का पिछली सरकार ने भी पहले उसे आतंकवादी माना था, एक एफिडेविट में माना था। पिछली सरकार ने तो प्रज्ञा ठाकुर को भी आतंकवादी माना था, 8 साल जेल में रहा था। एनआईए ने जांच करी, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। सांप को रस्सी, रस्सी को सांप कर दिया। अब नहीं, एनआईए ने एनआईए एक यहाँ की ऐसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है जिसको कि मैक्सिमम ऑटोनॉमी दी है। और मैं रजत जी आज आपकी अदालत कार्यक्रम के माध्यम से देश को भी बतलाना चाहता हूँ, अभी तक यह परंपरा थी कि एनआईए होम मिनिस्ट्री को अपनी फाइल ये भेजती थी, लीगल ओपिनियन लेनी होती थी लॉ मिनिस्ट्री से, तब भी इसमें लें कि न लें। जानते हैं, एनआईए की ऑटोनॉमी को ध्यान में रखते हुए मैंने यह फैसला किया है और एनआईए को कहा है कि आपको ऑटोनॉमी हासिल है, स्वायत्तता आपको हासिल है। होम मिनिस्ट्री के पास आपको अपनी फाइल भेजने की कोई जरूरत नहीं है। कोई यदि लीगल ओपिनियन लेनी है तो एनआईए सीधे लॉ मिनिस्ट्री को अपनी फाइल भेज सकता है और वहां से लीगल ओपिनियन सीख कर सकता है। इससे बड़ी स्वायत्तता किसी ऑर्गेनाइजेशन को और क्या हो सकती है? इससे बड़ी और निष्पक्षता क्या हो सकती है? लेकिन ये कैसे हो सकता है कि 8 साल तक सारे गवाह बोलते रहें, सरकार बदले और 2 साल में सारे गवाह बदल जाएं? अब एनआईए से पूछिए क्यों पहले ऐसा होता रहा है और क्यों अब ऐसा हो गया है। अब दिग्विजय सिंह तो इल्जाम लगाते हैं कि होम मिनिस्ट्री के दबाव में ये सब काम हो रहा है। तो मैंने कहा ना, अब तो मैंने फाइल वापस कर, लीगल ओपिनियन भी दी आपको लेनी है तो आप सीधे अपनी फाइल भेजो। वो फाइल मेरे पास भेजने की जरूरत नहीं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, केस चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए। यह आदेश होम मिनिस्ट्री नहीं देगी। पहली बार यह कदम उठाया गया है। लेकिन ये तो सच है कि कभी नेशनल हेरल्ड का केस सोनिया गांधी राहुल गांधी के खिलाफ, कभी ऑगस्टा वेस्टलैंड में उनका नाम, ये सब हेडेक पता नहीं क्यों परेशान करने के लिए आप करते हैं। अरे ये सारा मामला अदालत में है। उस समय हम लोगों ने कहाँ ये सब सारे मामले उठाए थे। अब हेडेक लोगों ने अपने सिर पर ले रखा है तो मैं क्या करूं। सुब्रमण्यम स्वामी को इटली की अदालत में केस चल रहा है। इटली में लोग शोर शराबा मचा रहे हैं। अब इटली में मचेगा तो बट नेचुरल है। यदि हमारे देश के नेताओं का नाम आएगा तो यहाँ आप जैसे लोग मीडिया में जो हैं वो लोग भी स्वाभाविक रूप से उसकी चर्चा करेंगे। हम क्या करें? हम जानबूझकर दुर्भावना से किसी को नहीं फंसाना। आपने और मोदी जी ने सुब्रमण्यम स्वामी को उनके पीछे लगा दिया है। अरे क्या बात है। वो हर थोड़े दिन में कोई नया खुलासा करते हैं। ये स्वामी से पूछिए, उनके पास कुछ तथ्य होंगे तभी तो खुलासा करते हैं। स्वामी जी तो जब मुंह खोलते हैं या तो सोनिया गांधी के बारे में कुछ कहते हैं या राहुल गांधी के बारे में। मुझे लगता है कि अभी तक स्वामी जी को आपने आपकी अदालत के कार्यक्रम में बुलाया नहीं। बुलाया। मुझे लगता है कि उनको बार बार बुलाना पड़ेगा। नहीं, बुला सकते हैं आप उनको। नहीं, वो तो खुलकर बोलने वाले हैं, बहुत ही स्पष्टवादी हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। जनता में जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास फाइनल राउंड है। हाँ जी, इनको दीजिए। 2017 में उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या राम मंदिर का मुद्दा फिर से उठ सकता है? देखो बेटा, राम मंदिर के मुद्दे को जहां तक मैं चुनावी मुद्दा नहीं मानता हूं। मैं यह मानता हूं कि यह भारत का एक सांस्कृतिक मुद्दा है। बीजेपी से एक्सपेक्टेड करते हैं हिंदू लोग की ऐसा राम चुनावी मुद्दा नहीं। चुनावी मुद्दा जो है, धर्म से जुड़े हुए मामलों को कोई चुनावी मुद्दा नहीं बना। चुनावी मुद्दा तो सचमुच विकास का होना चाहिए, भारत के इस देश के विकास का होना चाहिए। अब यह मामला राम मंदिर का अदालत में चल रहा है, तो मैं समझता हूं कि एपेक्स कोर्ट में, सबसे बड़ी अदालत में, ऊंची अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास है,
तो अदालत के फैसले की हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसमें भी डॉक्टर स्वामी ने इंडिया टीवी से बात करते हुए 2-3 दिन पहले ये कहा, मैंने कहा स्वामी जी को रजत जी बुला लीजिएगा आपकी अदालत में। नहीं, उन्होंने कहा कि इस साल के आखिर तक राम मंदिर बनने का काम शुरू हो जाएगा, डेट बता दी। स्वामी जी ने कहा जी, आपकी अदालत में, इसीलिए तो कहा उनको बुला लीजिएगा, वो जानकारी दे देंगे। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस आ रहे हैं और अभी हाल ही में अखिलेश यादव ने ये कहा है कि सरकार रिपीट होने का ट्रेंड चल रहा है, तो इसमें आपका क्या कहना है? हो नहीं, तो वो तो यही कहेंगे, उन्हें कहना भी चाहिए। लेकिन बीजेपी की मुसीबत ये नहीं है राजनाथ जी की भारतीय जनता पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट करने के लिए कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं है? अरे बहुत हैं, बहुत है। कोई उनका नाम भी नहीं जानता जो बहुत हैं। अरे नहीं, सबको जानते हैं सब लोग, क्यों नहीं है? बहुत लोग हैं। अरे मैं नहीं। यहाँ भी जो जनता बैठी है और जो हमें फीडबैक उत्तर प्रदेश से मिलता है, लोग आपको मुख्यमंत्री पद के रूप में देखना चाहते हैं। नहीं, मैं खुद सब मना करेंगे, नहीं मत जाइए। क्यों? नहीं, वहाँ नेताओं की कमी नहीं है बहुत। भारत कांग्रेस मुक्त तो हो चुका है, लेकिन गरीबी मुक्त कब होने वाला है, कब तक हो जाएगा? उसी दिशा में हम लोग कदम आगे बढ़ा रहे हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार का बैंकों में अकाउंट खुला है। कोई भी गरीब परिवार पहले बैंक के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस गरीब के पास पैसा रहा हो अथवा न रहा हो, नहीं पैसा रहा है, जीरो बैलेंस अकाउंट हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार खुला है। नंबर 1। और उसे रुपे कार्ड भी उनको उपलब्ध होगा। यदि खुदा न खास्ता कोई दुर्घटना आदि हो गई, किसी की मृत्यु हो गई, तो 2 लाख रुपए भी मिल जाएंगे। यह भी होगा। 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट भी वह गरीब निकाल सकता है। यदि घर में किसकी तबीयत खराब हो गई, कोई गंभीर संकट पैदा हो गया, तो वह गरीब जाएगा अपना रुपये कार्ड वहाँ पर बैंक में, और वहाँ से 5,000 रुपये का ओवरड्राफ्ट, पैसा नहीं है 5,000, फिर भी 5,000 रुपया बैंक दे देगा। नंबर 1। नंबर 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, पूरे साल में 320 रुपया जमा करके 2 लाख रुपये का बीमा पक्का। दुर्घटना बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, यह सब सारी योजनाएं। अब अटल पेंशन योजना हर महीने 1 रुपया आपको जमा करना है, 1 रुपया। तो यानी फ्यूचर के प्रति लोगों के अंदर एक भरोसा और विश्वास पैदा हो जाए, इस देश के गरीबों के अंदर भी। यह पहल पहली बार इस देश में किसी सरकार ने की है, तो मोदी जी के नेतृत्व की हमारी या बीजेपी लेडी एनडीए सरकार ने की। आपकी अदालत में आज हमने सवाल पूछे भारत सरकार के होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह से। मोदी सरकार के 2 साल के काम का हिसाब किताब हमने उनसे मांगा। अब वक्त है आपकी अदालत में आज के जज जवाहरलाल कौल के फैसले का। गृह मंत्री जी पर कई प्रकार के आरोप यहाँ लगे, बहुत सारे आरोप लगे। उन्होंने बेबाकी के साथ और साहस के साथ उनका उत्तर दिया। कुछ प्रश्नों का वो उत्तर नहीं देने के लिए तैयार नहीं हुए, टाल गए। मगर हम समझते हैं कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत ऐसे भी मामले होते हैं, गोपनीय मामले होते हैं, जिनको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। ये अदालत गृह मंत्री राजनाथ सिंह को सभी आरोपों से बरी करते हुए ये याद दिलाना चाहती है कि समस्याएं कितनी भी जटिल हों, चुनौतियां कितनी ही विविध हों, वातावरण कितना ही विरोधी हो, उन्हें इस देश की जनता को अपराधों से मुक्त करने, सुरक्षा प्रदान करने का जनादेश मिला है और ये जनादेश उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले 3 सालों में वो इस बात का प्रमाण देंगे कि इस देश में जो वादा उन्होंने जनता के साथ किया है वो पूरा करने की क्षमता है। इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ कि राजनाथ सिंह जनता से किए गए वादों को इसी तत्परता के साथ पूरा करते रहेगी। जिस तरह 2 साल का जश्न मनाया है, हर साल जश्न मनाने का मौका उनके पास रहेगा, जनता के पास रहे। आज का मुकदमा यहीं खत्म करते हैं। अगले सप्ताह से मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।